हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ते रहिए, अब तो सेशन शुरू हो गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। मनी एंड बैंकिंग चल रहा था, आज मनी एंड बैंकिंग का दूसरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं मनी एंड बैंकिंग। यह जो वीडियो है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर अर्थात 12th के बच्चों के लिए। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बैंक के प्रकार, मतलब बैंक कितने प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ेंगे? बैंक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है, पहला बैंक है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक जो होता है इसी को हम रिजर्व बैंक भी कहते हैं, अर्थात आरबीआई। हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, एक निजी बैंक के तौर पर। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात देश के नाम से समर्पित कर दिया गया और पूर्ण रूप से यह भारत का मुख्य बैंक, रिजर्व बैंक हो गया। इस बैंक की एक और विशेषता है कि भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर समस्त प्रकार के नोटों को निर्गमन करने का अधिकार है। दूसरा कि यह सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है, उन्हें दिशा निर्देश देता है, उन्हीं के निर्देशानुसार अन्य बैंकें संचालित होती हैं। ठीक है, तो ये था केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा बैंक है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक को कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। व्यापारिक बैंक कौन से बैंक होते हैं? व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में सन 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस तरह कुल मिलाकर 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब एंड सिंध बैंक का विलय कर दिया गया, जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 19 है। प्रेजेंट में भी कुछ बैंकों का विलय किया गया। तो हम पहले वो तो व्यापारिक बैंक के अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ हल्का से ये जानिए कि व्यापारिक बैंक होता क्या। ऐसा बैंक जो ग्राहकों को धन को जमा करती है, मतलब हमारे आपके पैसे को वह नया खाता खोलकर जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर वह जमा पैसा हमें प्रदान करती है। जैसे बचत खाते, चालू खाते, आवर्ती जमा खाते, अस्थायी जमा खाते, ये सब खाते खोलकर अपने यहाँ पैसा जमा करती है और जब हमें आवश्यकता होती है तो पैसा हमें दे देती है। दूसरा ये कार्य करती है कि यह साख की सुविधा प्रदान करती है, मतलब उधार देने का भी कार्य करती है। तो ऐसे बैंकों को व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ठीक है। तीसरा विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक, विनिमय बैंक ये कौन सा बैंक होता है? इसी को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक। ऐसे बैंक जो विदेशी मुद्राओं को देशी मुद्राओं में बदलने का कार्य करती है, तो उसे विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। मतलब कि देखे होंगे कि कुछ ही लोग इंडिया के दूसरे कंट्री में काम करते हैं और जब दूसरे कंट्री में काम करेंगे तो वहाँ की करेंसी उन्हें मिलेगी और वह करेंसी जब अपने इंडिया में लाएंगे तो वो नहीं ला सकते, उसे कन्वर्ट करके यानी चेंज करके इंडियन करेंसी में उसे करना पड़ेगा। तो वह इंडियन करेंसी में चेंज करने का काम कौन सा बैंक करता है? विदेशी विनिमय बैंक का। यह बैंक भारत के हर कोने में जहाँ से दूसरे देश से अपने देश में आवागमन होता है वहाँ पर स्थापित होती है। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ विदेशी विनिमय बैंक की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
काम करता है। ठीक है, तो ये तो था आपका विदेशी विनिमय बैंक। अगला है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक क्या होता है? ऐसे बैंक जो सहकारिता के उद्देश्य से आपसी सामंजस्य तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से, अर्थात किसानों को खाद बीज व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है, तो उसे सहकारी बैंक अर्थात कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे मजदूर किसान वर्ग के लोग अपना पैसा जमा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ले लेते हैं, तथा किसानों के लिए कृषि खाद वगैरह से संबंधित, हल बैल ट्रैक्टर से संबंधित ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यह भारत में कई प्रकार के बैंक होते हैं। इन्हें कृषि बैंक के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना, विशेष कृषि बैंक के नाम से भी जाना जाता है, सहकारी बैंक के भी नाम से जाना जाता है, केंद्रीय सहकारी, बहुत सारे सहकारी बैंकों की श्रेणी में है। तो इसका विस्तृत अध्ययन आप सहकारी बैंक के चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़िए, 5 नंबर विकास बैंक। विकास बैंक, इसको डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। डेवलपमेंट बैंक मतलब कि ऐसा बैंक जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, माने कल कारखानों फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो ऐसे बैंकों को विकास बैंक या डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है IDBI, औद्योगिक विकास बैंक भी कहा जाता है। अगला है बचत बैंक। बचत बैंक क्या होता है? देश की जो भी जनता है उनकी छोटी छोटी बचतों को जमा करने के लिए, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है उसको जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो बैंक खोले जाते हैं, या जिन बैंकों में बचत खाते खोले जाते हैं, उसे बचत बैंक कहा जाता है। इसमें कोई भी आम जनता अपना खाता खोल सकती है, अपने पैसे को जमा कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाल सकती है। अगला है डाकघर बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक, यह क्या होता है? यह बचत बैंक केवल डाकघरों में खोली जाती है। देखे होंगे शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में डाकघर की सुविधाएं उपलब्ध। डाकघर का कार्य क्या होता है? जितने भी संदेश वाहन के माध्यम है, जैसे पत्र व्यवहार वगैरह है, डाक पार्सल वगैरह है, इन सबों का आदान प्रदान करना, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। तो उन बैंकों में बचत की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है कि कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा बचत बैंक खाता खोलकर कम से कम पैसे उसमें जमा कर सकता है, अधिक से अधिक भी जमा कर सकता है, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसे आपस में निकाल सकता है। अगला इसमें है आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक, ये जानिए क्या होता है, जिसे एग्जिम बैंक भी कहा जाता है। एग्जिम बैंक होता क्या है कि ऐसे बैंक जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा कर देने के लिए, मतलब आयात निर्यात करने के लिए, बड़े पैमाने पर अपने देश से माल दूसरे देश में माल भेजने के लिए, या दूसरे देश से अपने देश में माल भेजने के लिए स्थापित किए जाते हैं, ताकि अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में चेंज कर दे, या उसकी करेंसी को अपने देश की मुद्रा में चेंज कर दे। तो उसके लिए एग्जिम बैंक की स्थापना की जाती है, जिसे आयात निर्यात बैंक कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापारियों को व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, उनकी धन की सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय आवास बैंक। ये बैंक कौन से बैंक होते हैं? कैसे बैंक जो देश में मकानों को बनवाने, बड़े बड़े बिल्डिंग को बनवाने, या अपने घर को बनवाने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जिन व्यक्तियों के पास पैसा नहीं है, घर नहीं, पैसा है घर नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए
ये बैंक स्थापित किए जाते हैं कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा कर्जा ले लें, उधार ले लें और अपना मकान जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह है उसकी निर्माण करा लें। इसे हाउसिंग बैंक भी कहा जाता है, नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। और लास्ट है विनियोग बैंक। विनियोग बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है कि ऐसे बैंक जिनके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में है, वर्तमान में उनकी आवश्यकता नहीं है, वो चाहते हैं कि अपना पैसा किसी अन्य फील्ड अन्य सेक्टर में लगा दें और उससे 2-4-10 रुपये जो भी है उनको प्रॉफिट हो। तो ऐसे बैंक स्थापित किए गए हैं कि जो कस्टमर ग्राहक अपना पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं और साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल जब भी उन्हें आवश्यकता होगी तो वो पैसे को निकाल सकते हैं, अर्थात कुछ इंक्रीमेंट उसमें हो जाएगा और वो पैसा अपना लेके आवश्यकता अनुसार अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह भारत में बैंकों के प्रकार में आपने जाने 10 प्रकार के बैंक होते हैं। इन बैंकों के अलावा कुछ बैंक अलग से बनाए गए हैं, आरबीआई के द्वारा कुछ निर्धारित किए गए हैं। वह बैंक है अनुसूचित और सूचित बैंक। इन बैंकों को ही स्थापित किया गया। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित, अनुसूचित बैंक इसको सूचित बैंक या गैर अनुसूचित बैंक भी कहा जाता है। अब जानिए कि अनुसूचित बैंक क्या होता है और गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है। अनुसूचित बैंक का मतलब होता है, पहले हम अनुसूचित बैंक के बारे में जानें। अनुसूचित बैंक क्या होता है कि ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा 7 के अंतर्गत जिनका नाम रिजर्व बैंक के रजिस्टर में दर्ज रहता है, अर्थात ऐसे बैंक जो आरबीआई के सेक्शन 4 में जिनका नाम दर्ज रहता है या शामिल किया गया रहता है, तो ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें कुछ शर्तें भी होती हैं कि ऐसे बैंक पहला शर्त है कि ऐसे बैंक बैंकिंग व्यवसाय कर रही हो, बैंकिंग व्यवसाय कर रही हो। अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है कि ऐसे बैंक जो अपना कारोबार बैंक के रूप में कर रही हो। ठीक है, दूसरा शर्त क्या है, दूसरा है कि इनका कोष न्यूनतम 5 लाख तक हो, मतलब ऐसे बैंक जिनके पास कोष न्यूनतम 5 लाख रुपए तक हो। तथा तीसरा कि ऐसे बैंकों से आरबीआई पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। ठीक ना, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। चौथा, ये आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हो, तो ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। मतलब ऐसे बैंक जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय कर रही हो, जिनके पास न्यूनतम कोष 5 लाख रुपए तक हो, जिनके पास न्यूनतम कोष तो बैंकिंग व्यवसाय करती है और अपने पास कोष 5 लाख रुपए तक न्यूनतम रखती है और आरबीआई के अधीन हो, माने आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार संचालित होती है। और चौथा है आरबीआई के पास वो रजिस्टर्ड। तो ऐसे बैंकों को क्या कहा जाता है, अनुसूचित बैंक कहा जाता है। ठीक यहीं पे एक गैर अनुसूचित बैंक होता है। गैर अनुसूचित बैंक का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैंक जो इनमें से ये चारों शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करती है। ठीक है, चारों शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करती है, मतलब बैंकिंग व्यवसाय करती है, चोरी छुपे करती है। ठीक ना, या दूसरा अपने कोष को कोई जरूरी नहीं है कि 5 लाख तक रखती है, कम भी रख सकती है। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करती, या आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं होती है, जैसे देसी साहूकार, महाजन, ये सब क्या है, गैर अनुसूचित बैंक है। तो ऐसे बैंकों को क्या कहा जाता है, गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो आज आप क्या जाने, बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ बैंक 10 प्रकार के होते हैं।
बैंकों की ही श्रेणी में अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक है, तो इसमें अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक जानेंगे। अब इसके आगे क्या जानेंगे आप? इसके आगे बैंक के महत्व। तो बैंक के प्रकार खत्म हो गया टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, बैंक के महत्व। टॉपिक है आपका बैंक के महत्व। महत्व को ही हम लाभ कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक। बैंक के क्या महत्व है, बैंक से हमको क्या फायदा है? जानते हैं कि बैंक देश की आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। बैंक क्या होता है? देश की आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। जिस देश में बैंकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो बैंक उतना ही ज़्यादा डेवलप करता है, क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन, धन का लेन देन बड़े पैमाने पर होता है। वहाँ का व्यापार उद्योग काफ़ी फलता फूलता है। तो चलिए आज जानते हैं बैंक के महत्व। सबसे पहला, बैंक के क्या महत्व? पहला महत्व, पहला लाभ क्या? बैंक जो होता है यह पूंजी निर्माण में सहायक होता है। पूंजी निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। पूंजी निर्माण में कैसे सहायक होता है? मान लीजिए किसी को कारोबार करना है और उसके पास पैसा नहीं है, तो बैंक क्या करता है? उसके लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। तो किसी भी देश में व्यापार को संचालित करने के लिए, पैसे की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे कहा जाता है पूंजी निर्माण में ये सहायक होता है। माने पूंजी एकत्र करने में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है राष्ट्र के धन का सदुपयोग होता है। राष्ट्र के धन का सदुपयोग होता है। राष्ट्र के धन का सदुपयोग कैसे होता है? देखते होंगे कि आज से 50 साल पहले बैंक नहीं थे, थे भी तो बहुत सीमित मात्रा में थे। तो लोग अपना पैसा कहाँ रखते थे? घड़ा में रखते थे, दीवालों में रखते थे, मट्टी ज़मीन में रखते थे। लेकिन आज बैंक जब है तो आज ऐसा लोग नहीं करते हैं। इनके पास पैसा है और उनके खाने पीने आवश्यकता से अधिक है, तो क्या करते हैं? सीधे बैंक में खाता खोल लेते हैं और लाकर जमा कर देते हैं। तो उस पैसे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? राष्ट्र के लिए किया जाता है, अर्थात देश के लिए किया जाता है। तो बैंक का क्या महत्व है? यह राष्ट्र के धन का सदुपयोग करता है, अर्थात जो देश की मुद्रा धरोहर है बैंक उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, बैंक का अगला महत्व है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब है कि बैंक होने से देश में आर्थिक रूप से, मतलब पैसे धन से संबंधित मजबूती प्रदान होती है। अर्थात जिस देश में बैंक ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, बड़े पैमाने पर रहते हैं, वहाँ वह राष्ट्र पूर्ण रूप से संपन्न होता है, अधिक से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वहाँ पैसे का अभाव नहीं होता, क्योंकि बैंक पैसे का मुख्य स्रोत है, इकट्ठा करने का स्रोत होता है। अर्थात उससे देश का आर्थिक विकास होता है, देश पैसे के रूप में ज़्यादा मजबूत होती है। अगला है जीवन स्तर में उन्नति। जीवन स्तर में उन्नति। जीवन स्तर में उन्नति का मतलब क्या होता है? जब देश में विकास हो बैंक हो जाते हैं और लोग इधर उधर पैसा रखने के स्थान पर बैंक में सीधे रखते हैं, तो उनके लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होता है? देखते होंगे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सिंपल से लोग बैंक में खाता खोल के पैसा जमा करते थे, निकाल देते। आज ऐसा नहीं करते। आज बैंक कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि तमाम तरीके से बैंक की सुविधाएं उपलब्ध है। नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अर्थात बैंक उन्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो क्या करेंगे? कहीं भी जाते रहेंगे, जहाँ भी पैसे की आवश्यकता होगी अगल बगल देखेंगे कहीं एटीएम है तो उससे निकाल देंगे, सहज जन सेवा केंद्र है उससे पैसा निकाल देंगे, कहीं उससे नहीं होगा तो कहीं फिंगर लगा के पैसा निकाल देंगे। उससे भी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐप्स के माध्यम से भी पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो यह क्या है, लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंज होना, अर्थात काम वही है लेकिन उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ कुछ। तो बैंक से क्या है, लोगों के जीवन स्तर में उन्नति होती है। अगला क्या है, व्यवसाय में उन्नति। व्यवसाय में उन्नति, जिस तरह लोगों के जीवन स्तर में उन्नति होती है बैंक से, उसी तरह व्यवसाय में भी उन्नति होती है। क्यों? क्योंकि पहले व्यापारी जो थे पैसा एक दूसरे के माध्यम से भिजवाते थे, मनी ऑर्डर के द्वारा भिजवाते थे, ठीक ना। अब क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उस तरह पैसा पहुंचते पहुंचते महीनों, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन लगता था। आज के दिन में किसी भी पैसे की आवश्यकता हुई तो व्यापारी तुरंत फ़ोन किया, तुरंत वह बटन दबाया, तुरंत उसके पास पैसा पहुंच गया, उधर से वो माल भेज दिया। इस तरह व्यवसाय तेज़ी से इंक्रीज हुआ। तो व्यवसाय में क्या होती है, उन्नति होती है। अगला है समाज में। समाज में धन की सुरक्षा। धन की सुरक्षा, बैंक होने से समाज में पैसे, धन, संपत्ति की सुरक्षा होती है। पैसे के साथ साथ सोने, चांदी, आभूषण या जरूरी या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कागज़ वगैरह होते हैं, ये भी बैंक सुरक्षित रखती है। पहले घरों में लोग रखते थे, चोरी होने का भय रहता था, अब ऐसा नहीं है। किसी के पास आवश्यकता के अनुसार पैसा रख के घर में, बाकी पैसा कहाँ जमा करता है, बैंक में जमा करता है, जिससे उनके समाज में धन की सुरक्षा होती है, अर्थात उनकी संपत्ति, धन, पैसा, रुपया सुरक्षित रहता है, अर्थात उनका मेहनत की कमाई बरकरार रहती है। अगला है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा, ग्राहक सेवाएं का मतलब है कि बैंक स्थापित होने से बैंकों ने ग्राहकों को अनेकों सुविधाएं दी हैं कि आप हमारे पास कैसे भी आइए, किसी भी तरह के चाहिए, हर तरीके की सुविधा देंगे। कैसे? जैसे आपको अभी विदेश में कोई आदमी है, उसके पास पैसा भेजना है या विदेश से पैसा अपने यहाँ मंगवाना है, तो हम आप नहीं मंगवा सकते, पहले एक दूसरे के माध्यम से मंगवाते थे। अब क्या करते हैं, यह माध्यम बैंक होता है। बैंक एक तुरंत आपका घंटों का काम मिनटों में करके तुरंत दूसरे जगह पे पैसा भेज देता है, वहाँ से पैसा अपने यहाँ मंगवा सकता है। और क्या करता है, अन्य तमाम प्रकार के ग्राहकों को सुविधाएं देता है, जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक ना, नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं। यहाँ तक कि आप खाते से पैसा निकालते और जमा करते हैं, SMS की भी सुविधा प्रदान करता है। तो यही बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। अगला साख का निर्माण। साख का निर्माण, साख का निर्माण, साख क्या होता है? साख मतलब होता है उधार। अभी तक जाने कि क्या नाम है, हमारा पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा और कहाँ रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी बैंक और सुविधा देती है। साख मतलब उधार की। ऐसे मान के चलिए किसी के पास पैसा ही नहीं है, ही नहीं है, और वो अपना कोई काम करना चाहता है, तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेगा, वो बैंक से करेगा। बैंक ये भी सुविधा प्रदान करती है कि किसी व्यक्ति के पास कारोबार कर रहा है और पैसा नहीं है, तो उसको उधार देने की भी सुविधा प्रदान करती है। भले उसके बदले में ब्याज लेगी, लेकिन उसका काम चलाने के लिए, उसका व्यापार करने के लिए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो बैंक उधार की भी सुविधा का प्रदान करता है, अर्थात साख का निर्माण करता है। अगला है सरकार को सहायता। सरकार को सहायता, सरकार को सहायता का मतलब है कि जिस तरह हमें आवश्यकता पैसे की होती है या पैसा सुरक्षित करने की होती है, उसी तरह कभी कभी सरकार को भी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वह भले सरकार का बैंक है, लेकिन सरकार को आवश्यकता पड़ने पर बैंक उसे भी सुविधा प्रदान करता है जो हमें प्रदान करता है। अगला है साख पत्रों का प्रयोग। साख पत्रों का प्रयोग, साख पत्र का प्रयोग का मतलब होता है कि जब हम पैसा, अपना मुद्रा, करेंसी से कोई कारोबार करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं या अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो उसको ले जाने या लाने में असुविधा होती है। ये डर बना रहता है कि कोई पैसा कहीं गिर न जाए, कोई पॉकेट न मार ले या चोरी ना हो जाए, तो इसीलिए वो साख पत्र जारी करती है। साख पत्र क्या है? साख पत्र में मुख्य रूप से आता है चेक और ड्राफ्ट। चेक और ड्राफ्ट यदि हम कहीं ले जा रहे हैं या किसी को दे भी दिया, वो गिर भी गया, तो उसका विड्रॉल नहीं कर सकता है,
क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो विड्रॉल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके व्यक्ति के नाम से वो जारी किया गया है। तो इस तरह से ज़्यादा रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बैंक नगद करेंसी को चेंज करके उस साख पत्र एक जारी करती है कि आप कहीं भी इसे ले जाइए और वहाँ के नज़दीकी ब्रांच में आप भिजा दीजिए। तो बैंक साख पत्रों का भी प्रयोग पर बढ़ावा देती है। अगला, धन हस्तांतरण की सुविधा। धन हस्तांतरण की सुविधा। धन हस्तांतरण की सुविधा का मतलब होता है कि अपने पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। और लास्ट इसमें है 12 नंबर, लोगों में बचत की आदत का विकास करना। इसका मतलब है कि बैंक खुलने से लोग अपनी आवश्यकता अनुसार पैसा खर्च करके जो बाकी पैसा होता है वो बचत करता है। घर पर बचत करता है, घर पे सामने पैसा रहता है तो तुरंत उसका कहीं यूज कर देता है, लेकिन वही पैसा घर में न रखकर बैंक में रहता है तो वहाँ इधर उधर से काम चला लेता है, लेकिन बैंक का पैसा सुरक्षित रहता है। तो लोगों में वो बचत की आदत का विकास करता है। तो इस तरह ये आपका टॉपिक था, बैंक के महत्व या लाभ, अर्थात हमारे देश में बैंक खुलने से क्या महत्व, क्या फ़ायदे हैं, ये आपका टॉपिक था। तो और बता दें आप लोग को, इसी के साथ ये वीडियो हमारा आज का समाप्त होता है। और हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए। बहुत जल्दी हम आप लोग के सामने लाइव आने वाले हैं। कुछ पेपर जो ये कंटिन्यू चल रहा है थ्योरी का, ये चलता ही रहेगा इसी तरह वीडियो के रूप में, लेकिन जो अकाउंट्स का पेपर है, इंटर 12th के बच्चों के अकाउंट्स और बीकॉम के ऑल सब्जेक्टों का लाइव बहुत जल्दी आने वाले हैं। वीडियो देखते रहिए ताकि आपको जानकारी मिलता रहे कि कब हम लाइव आने वाले हैं। लाइव आने से एक दिन पहले भी इन्फॉर्म आपको करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, फिर मिलेंगे।